हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है 12th क्लास है हमारी और हम लोग आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इसी मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि आपका समष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का हम लोग लेसन नंबर 1 यानी कि जो आपका परिचय इंट्रोडक्शन था हमने पढ़ा कि समष्टि और व्यस्त के साथ में क्या अंतर है, किन चीज़ों का प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र की जो उद्भव है वो कब हुआ, कुछ हमने हिस्टोरिकल उसका टाइम पीरियड भी देखा। पीछे की पुरानी चीजों को देखने के बाद अब हम नए चैप्टर पर बढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर चीजों को बड़े अच्छे से आपको पढ़ना है। चैप्टर है राष्ट्रीय आय का लेखांकन, नेशनल इनकम का जो रिकॉर्ड है उसको हम लोग बात करेंगे, ऑडिट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, अब आप देखिए राष्ट्रीय आय। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए नेशनल इनकम क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, यानी कि देश को लोगों की जो टोटल आय है उसी को हम क्या कहेंगे, नेशनल इनकम। अब इनकम है तो उसका हमको लेखा जोखा रखना पड़ेगा कि भाई कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना पैसा खर्च हुआ। आप उसके विषय में अकाउंटेंसी तो रखोगे आप कि भाई कितना पैसा आपके पास आ रहा है और कितना पैसा व्यय कर रहे हो और किस किस आप आपका सेक्टर में खर्च कर रहे हो और सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यानी कि किन क्षेत्रों से पैसा आपके पास पहुंच रहा है। ये सब चीज पता होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर कितना हानि कर रहा है, निजी सेक्टर कितना, मतलब जो आपका प्राइवेट है, जो आपका पब्लिक सेक्टर है और जो आपका जो है गवर्नमेंट सेक्टर है वो कितनी अर्निंग कर रहे हैं और कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो आपके हाई पेडली आपके इनकम के ग्रुप में आते हैं, कौन आपका लोएस्ट में आते हैं। इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, कुछ आपका प्रिंसिपल को देखेंगे और आपका जो समस्या शास्त्र की कुछ आपके फंडामेंटल आपके प्रिंसिपल हैं, मान्यताएं हैं, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे, अजम्पशन वगैरह को। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस अध्याय में हम एक सरल अर्थव्यवस्था की मूल कार्य पद्धति पर विचार करेंगे। क्या करेंगे, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी आपका मूल कार्य पद्धति जो है उस पर का परिचय प्राप्त करेंगे। इस अध्याय में हम खंड 2.1 में हमने कुछ प्रारंभिक विचारों का उल्लेख किया है जिसके साथ हम कार्य करेंगे। अध्याय 2.2 में हमने वर्तुअल पथ अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों से गुजरने वाली संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्त आय हम कैसे आकलन कर सकते हैं, यानी कि क्या होगा कि हमारी जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है उस संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आपकी समस्त जो इनकम है उस समस्त इनकम का हम आकलन कैसे करेंगे। मेन है टोटल इकोनॉमी की आपका जो इनकम है उसको हम कैसे अकाउंटेबिलिटी करेंगे, मेन हमारे सामने ये याद रहेगा और इसका वर्णन किया जाता है इस खंड में। खंड का मतलब होता है पार्ट या भाग में। नेशनल इनकम की गणना 3 विधियों का उल्लेख है, यानी कि हम 3 विधि के माध्यम से ही नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। यानी कि क्लियर हो गया, राष्ट्रीय आय को काउंटिंग करने के लिए हमारे पास 3 विधि है। कैसी है 3 विधि? एक विधि, 2 विधि, 3 विधि, यानी कि 3 विधियों के माध्यम से, यानी कि 3 सिस्टम प्रणाली के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम नेशनल इनकम को निकालेंगे, राष्ट्रीय आय। कौन कौन सी विधि है उनको हम देखेंगे कि कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, नामित है प्रोडक्शन विधि, उत्पाद विधि के आधार पर। पहला कौन सा है, उत्पाद विधि। दूसरा है व्यय विधि यानी कि एक्सपेंडिचर के आधार पर। और तीसरा है आय विधि। ठीक, अंतिम खंड में 3.2 में राष्ट्रीय आय की विविध उपकोटि का वर्णन है। इसमें विविध कीमतीय सूचकांक सकल घरेलू उत्पाद में अविस्फीति यानी कि डिफ्लेशन, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ठीक, और एक क्या है, थोक मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स को परिभाषाएं दी गई हैं। आप देखेंगे कि थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है और आपका उपभोग कीमत सूचकांक क्या होता है। इन दोनों को हम लोग आपका अच्छे से वर्णन करेंगे, अच्छे से उनका एक्सप्लेन करेंगे। तो सिंपल ये हमको नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना है कि राष्ट्रीय आय क्या है, उसकी काउंटिंग कैसे होती है, उसकी गणना कैसे करती है। अगर हम लोग आपका गणना कर रहे हैं पूरी अर्थव्यवस्था की, किसकी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, तो उसमें उत्पाद विधि के आधार पर, व्यय विधि के आधार पर और आपका इनकम विधि यानी कि आय विधि के आधार पर, 3 ही हमारे पास ऐसे पैटर्न, सिस्टम, प्रणाली, तंत्र, व्यवस्था है जो आप समझें
इन्हीं के माध्यम से हम लोग नेशनल इनकम को ज्ञात करेंगे। और उसमें ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में इन्फ्लेशन क्या है, अब स्फीति, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन, ये हम इसको देखेंगे। चलिए आगे बढ़े। तो किसी देश के समस्त कल्याण में सूचक के रूप में उस देश के सकल घरेलू उत्पाद को ले जाने में जो समस्या आती है उस पर चर्चा की गई है। कोई भी आपकी कंट्री, मान लीजिए भारत है, नेपाल है, भूटान है, चाइना है, यूएस है, कनाडा है, कोई भी कंट्री, उस देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, यही क्या है आपका, इसी को हम कहते हैं जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, में उन समस्याओं को आती है और उनकी हम आपका चर्चा करेंगे। क्या है, इन चर्चाओं को हम लोग बात करेंगे और एक एक करके सही मूल कल्पनाओं पर देखें। बात करें समष्टि अर्थशास्त्र के कुछ मूलभूत कल्पनाएं, कि समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ आपकी मूलभूत कल्पनाएं हैं, अजम्पशंस है, उसकी मान्यताएं हैं, उन पर हम लोग आपका बात करेंगे। सबसे पहले आधुनिक अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने वाले अर्थशास्त्री अग्रणीय एडम स्मिथ है, यानी कि इकोनॉमिक्स एक अपने अपने आप में सब्जेक्ट है। इसको अगर किसी ने स्टेबल किया है तो एक ही इकोनॉमिक्स हुए हैं यानी कि अर्थशास्त्री हुए हैं, उनका नाम है एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ के बारे में चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़ चुके हो, द वेल्थ ऑफ नेशन नाम का उन्होंने एक आपका बुक पब्लिश की थी, उसमें उन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था को अपना एक्सप्लेन किया कैसी होनी चाहिए इसके विषय। और यही बुक है ना आपका द इंक्वायरी टू द नेचर एंड वेल्थ ऑफ नेशन, यही है का आपका नाम दिया गया। इसी नाम के साथ ही पूरा उन्होंने लेख भी लिखा और सब कुछ बताया, ठीक, नाम दिया। और कह रहे हैं कि किसी राष्ट्र की आर्थिक संपत्ति का सृजन कैसे होता है, कोई आपका देश है, वो देश अपने लिए संपत्ति कैसे जुटाता है, उसका सर्जन कैसे होता है, ये इसमें बताया। देश अमीर या गरीब कैसे बनता है, ये अर्थशास्त्र के कुछ केंद्रीय प्रश्न हैं। ऐसा नहीं है कि जिन देशों को खनिज अथवा वन, अधिक उपज, भूमि, प्राकृतिक संपदा उपार स्वरूप प्रकट होती है, वे प्राकृतिक देश सबसे धनी होते हैं। खाली आप ये मत कह दीजिए किसी के पास कोयला है, नेचुरल पेड़ है बहुत सारे, उसको प्राकृतिक रूप से जो गिफ्ट मिलना चाहिए वो उसको मिलता है, उस बेसिस पे वो आपका रिच हो जाए। वास्तव में संसाधन संपन्न अफ्रीका और लैटिन अमेरिका विश्व के सबसे गरीब देश है। कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा है तो जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस जगह भी लोग आपका बहुत सारे गरीब है। जैसे अफ्रीका है, सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं फिर भी गरीब हैं। लैटिन अमेरिका मतलब जैसे आपका पराग्वे, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, ये सारे जो आपकी कंट्री हैं, यहाँ पर क्या मिलेंगे, विश्व के सबसे गरीब देश हैं, जबकि इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है। इनके पास फॉरेस्ट भी अच्छा है, माइनिंग भी अच्छी है, कॉपर भी निकाल रहे हैं और आपको बहुत सारे जितने भी खनिज तत्व हैं सब निकाल रहे हैं। जबकि अनेक समृद्ध देश के पास कोई प्राकृतिक रिसोर्सेज नहीं है। कुछ ऐसे देश है जिनके पास नेचुरल कुछ है ही नहीं। एक समय था जब प्राकृतिक संसाधन के कब्जे के को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। एक समय था जब बोलते थे अगर किसी के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो वो लोग आपका रिचेस्ट हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। जापान के पास कहाँ इतना नेचुरल रिसोर्सेज है, वो सब कुछ आयात करता है, क्या करता है, इंपोर्ट करता है, मंगवाता है। और आज देखिए, और कह रहे हैं कि प्रोडक्शन प्रक्रम में संसाधन का रूपांतरण होता है। वो एक फॉर्मेशन से दूसरे फॉर्मेशन है। आपने लोहा निकाला, आपने उसको पिघलाया, उसको आयस को अलग किया, लोहा अलग किया, किसी के आपने कार बना दी, रोड बना दी, छड़, कुछ भी आप उसको मल्टीपल चीजों में यूज कर सकते हैं। कह रहे हैं कि आर्थिक संपत्ति अथवा किसी देश के धनी होने के लिए उसके पास केवल संसाधनों का होना आवश्यक नहीं है। मुख्य बात यह है कि इन संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए जिससे उत्पादन का प्रभाव हो और उस प्रक्रम में कैसा आय संपत्ति का सृजन किया जाए। तो ये सारी चीजों को हमको इसमें देखना है, ठीक। इसी सारे क्रम में हम लोग इनको देखेंगे। तो आइए इनको पढ़ें, बात करें। नेशनल इनकम क्या है, कैसे उसकी गणना की जाती है, किसको राष्ट्रीय आय माना जाए, किसको उसकी काउंटेबिलिटी में रखा जाए, क्या क्या चीजें हैं, जीडीपी क्या है, एक बार देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया नेशनल इनकम काउंटिंग, कौन कौन सी विधियां हैं, कैसे देख सकते हैं, किन पर बात करेंगे, सारी चीजें अच्छे से आप लोग कर लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए बेटा, क्योंकि मैं पढ़ाना शुरू करूंगा फिर आपके कॉन्सेप्चुअल दाएं बाएं ना हो जाए, चीजें डाउट ना हो। पढ़िए, देख लीजिए एक बार।
डाउट ना रहे बस आपको, करें बेटा। आइए अब उत्पादन के इस प्रभाव पर विचार करें। जो हम लोग आपका प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका प्रभाव क्या है, डायरेक्शन क्या है, उस पर विचार करें। उत्पादन इस प्रकार की उत्पत्ति कैसे होती है, उत्पादन का जो प्रभाव है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। उत्पादन के प्रभाव का साधन करने के लिए लोग अपनी ऊर्जा को एक सामाजिक और तकनीकी ढांचे के अंतर्गत प्राकृतिक और मानव निर्मित वातावरण के साथ लगाते हैं। हमारी आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन के प्रभाव की उत्पत्ति को लाखों छोटे बड़े उद्यमों द्वारा वस्तु और वस्तुओं के उत्पादन में होता है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों को नियोजित करने के बड़े बड़े निगम को लेकर एक उद्यमी व्यवसाय शामिल है। लेकिन उत्पादन के बाद भी इन वस्तुओं का व्यवसाय क्या होता है। हर वस्तु के उत्पादक को अपने निर्गत को बेचने की प्रकृति होती है। देखिए, कोई भी उद्यमी है, उसने कुछ भी आपका प्रोडक्शन किया, वस्तु उत्पादक बनाई, जो उसने बनाकर निकाला उसको कहते हैं निर्गत। निर्गत का मतलब जो आपने किस चीज को बनाया, आउटपुट जो है बेसिकली। मैंने मान लीजिए लोहा लिया, उसको भट्टी में पिघलाया, चीजें लगाई, मजदूर लगाई, ये सब आगत है। लोहा लाना, मशीन, बिजली, पानी, ये आगत है। उससे एक लोहे की छड़ बनी, वो क्या बनी, निर्गत। वो मेरा प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन क्या है, निर्गत। उसको मैंने आउटपुट कहा है। उसके बेचने की जो प्रवृत्ति होती है, इसलिए चाहे वो पिन हो, बटन, जैसे लघु मदों को लेकर, यानी कि चाहे आप पिन बना रहे हैं, बटन बना रहे हैं, कोई छोटा चीज बना रहे हैं, आप वायु जहाज बना रहे हैं, ऑटोमोबाइल बना रहे हैं, बड़ी मशीन बना रहे हैं, अथवा कोई विक्रय योग्य सेवा जैसे डॉक्टर, वकील या वित्तीय सलाहकार की सेवा तक, सभी वस्तु और सेवा का उत्पादन उपभोग के बेचने के लिए किया जाता है। आप क्या करते हैं, इन सभी को, इनको बेचने के लिए इन सब का जो है उत्पादन आप लोग करते हैं। ठीक, उपभोक्ता कोई व्यक्ति हो सकता है अथवा उद्यम। उसके द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तु अथवा सेवा अंतिम रूप से आगर्मिक उत्पादन क्रय हो सकती है। जब इसका प्रयोग आगर्मिक उत्पादन के लिए किया जाता है तब अक्सर विशेष वस्तु अपनी विशेषता खो देती। उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा किसी दूसरी वस्तु के रूप में रूपांतरण होती है। कपास उत्पादक किसान धागा तैयार करने वाली मील को कपास बेचता है। कपास के धागे से तैयार किए जाते हैं। इन धागों को कपड़ा मील को क्रय किया जाता है। क्या करते हैं, उनको क्रय करते हैं इन सब रूप में। इन धागों को कपड़ा मील कहता है, जहां उत्पादन प्रक्रम के द्वारा रूपांतरण कपड़े में होता है। अब आपने कोई कॉटन लिया, कॉटन को आपने बाजार में बेचा, बाजार में बेचने के बाद व्यापारी ने उसको फैक्ट्री में बेच दिया, उसका पूरा गड्ढा बना, गड्ढे से उसका धागा बना, धागा से उसका कपड़ा बना, कपड़े से फिर वो मार्केट में आया। यानी कि कितना लंबा उसका रूपांतरण होता है, कितना लंबा उसका प्रोसेस होता है। इस कपड़े को अन्य उत्पादन प्रक्रम के द्वारा पहनने योग्य रूपांतरित किया जाता है और उसको चेंज करते हैं, धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, तब कहीं जाकर आप एक कपड़ा पहनते हैं। अब यह कपड़ा उपभोक्ता को अंतिम उपयोग हेतु क्रय शक्ति तैयार कराता है। वस्तु की ऐसे मदे के प्रकार का अंतिम उपभोग द्वारा होता है जिन्हें पुनः उत्पादन प्रक्रम की चरण से गुजरना पड़ता है। उन्हें पुनः कोई परिवर्तन होता है, उन्हें अंतिम वस्तुएं कहा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतिम वस्तु। ठीक, इससे हमें अंतिम वस्तुएं क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई एक बार क्रय होने के बाद क्रय शक्ति आर्थिक प्रभाव हो जाता है। अब किसी भी उत्पादक में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, कोई भी बदलाव आप उसमें नहीं कर सकते। यदि अंतिम क्रेता के द्वारा रूपांतरण किया जाता है, कई वस्तुएं की को होती है जिनका उपभोग का रूपांतरण होता है। चाय की पत्ती का उपभोग उसी रूप में नहीं करते जैसे हम खरीदते हैं, बल्कि इसका उपयोग पेय चाय के रूप में होता है जिसका उपभोग किया जाता है। इस तरह हमारे रसोई घर में प्राप्त भोजन पकाने के प्रक्रम के माध्यम से कच्चे खाद्य पदार्थ योग्य बन जाते हैं, किंतु घर में भोजन पकाने की कार्य आर्थिक क्रियाकलाप अंतिम नहीं होता।
उत्पाद के रूप में इसे परिवर्तित होता है। घर में बनाया गया भोजन बाजार में विक्रय नहीं होता। यदि भी इस प्रकार में के भोजन बनाने या चाय का काम किसी जलपान में किया जाए तो इन्हीं पक और पदार्थों की विक्रय उपभोक्ताओं को, जैसे मदे, चाय पत्ती, अंतिम वस्तुएं कहलाती है। अच्छा, एक चीज पूछा जाएगा आपसे, फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तु। मैं आपको थोड़ा अंतिम वस्तु के विषय में पढ़ा देता हूँ, इतनी लंबी कहानी है। देखिए, आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी आपको थोड़ा सा बोर लगेगा, अलग, क्योंकि अभी टॉपिक कुछ और बात कर रहा होगा। अभी हमने नेशनल इनकम की बात करी, 3 विधियों की बात करी, अभी हम आपका प्रोडक्शन की, मार्केट की बात कर रहे थे, अभी चेंज हो गया तो हम फाइनल गुड्स पे पहुंच गए, तो दिक्कतें होंगी। इसके लिए मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा और बाद में आपको प्रॉपर शॉर्ट नोट में लिखवाऊंगा चीजें। नेशनल इनकम, 3 विधि, कैसे क्या कुछ फाइनल, सब चीजें मैं आपको नोट रूप में लिखाऊंगा। यकीन मानिए, आप इसको बस पढ़िए थोड़ा सा, ताकि जब मैं आपको नोट लिखाऊं तो आपको ऐसा ना लगे कि अनभिज्ञ हैं, आप उसको जानते नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अंतिम वस्तुएं क्या कहलाती हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं। पूछेगा अंतिम वस्तुएं, बहुत बार आएगा, क्या दुनिया की अंतिम वस्तुएं? नहीं। मान ली, समझिए अंतिम वस्तुएं क्या है। किसान ने गेहूं पैदा किया, किसान ने गेहूं बेच दिया आटा फैक्ट्री वालों को, उसने आटा बनाया, और आटा फैक्ट्री वाले ने वो आटा बेच दिया किसी बिस्कुट फैक्ट्री वालों को, और उस बिस्कुट वाली फैक्ट्री ने उसको बिस्कुट बनाया। अब बिस्कुट के बाद कुछ और नहीं बन सकता, तो आज जो गेहूं का अंतिम रूप है बिस्कुट, वही है अंतिम वस्तु। क्या है वो? फाइनल गुड्स। अब जैसे हरे पौधे की पत्ती थी, उसको तोड़कर आपका चाय बना दी, कॉफी बना दी, तो ये पत्ती है, इसमें काउंटिंग में आ गई, यही क्या है? अंतिम वस्तुएं। जब किसी उत्पाद से कोई फाइनल गुड्स बन जाता है, उसी को अंतिम वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपने जो गेहूं से बिस्कुट बनाया था, वो फाइनल था। गेहूं से आटा बना, वो सेकेंडरी हो सकता है, आटे से कुछ और बनाए, लेकिन फाइनली उसने बिस्किट बनाया, वो उसका फाइनल गुड्स है। और कोई भी वस्तु प्रकृति के कारण नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक प्रकृति की दृष्टि से अंतिम होती है, ये हमको ध्यान रखना है। और अंतिम वस्तुओं को जो है 2 भागों में बांटा जाता है, उपभोग वस्तुएं, पूंजी वस्तुएं। आहार वस्तुएं मनोरंजन जैसे सेवा में होती हैं, इन सबको हम इसमें काउंटिंग देख लेंगे, क्या कहलाती है, कैसे उपभोक्ता सम्मिलित है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो अंतिम वस्तुओं को भी 2 भाग में बांटते हैं, ध्यान दीजिए। जो अंतिम वस्तुएं, उनको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है उपभोग वस्तुएं, दूसरा है आपका पूंजीगत वस्तुएं। आहार और वस्तुएं जैसे मनोरंजन सेवाओं में इसी समय होता है, अंतिम उपभोग द्वारा किया जाता है। इसमें उपभोग या अंतिम उपभोग द्वारा क्रय होता है। ठीक, इस उपभोग में सेवा सम्मिलित होती है और बिंदु की दृष्टि से उपभोग करना चाहिए। चलिए, इसके बाद कुछ अन्य प्रकार की वस्तुएं हैं जो टिकाऊ प्रवृत्ति की होती हैं, उत्पादन के क्रम में उनका प्रयोग होता है। और ऐसी वस्तुओं में औजार, उपकरण, मशीन आते हैं। यदि अन्य वस्तुओं का निर्माण करते हैं और लेकिन उत्पादन प्रक्रम में इसको खुद ही कोई परिवर्तन नहीं होता, अंतिम वस्तुएं कहलाती। अगर मान लीजिए वो चीजें कोई बनी और उसका कोई फाइनल गुड्स नहीं बन सकता, तो फाइनल ही हो जाएगा, अगर वो खुद कोई परिवर्तन नहीं करता। किंतु यह अंतिम रूप उपयोग किए जाने की अंतिम वस्तुएं नहीं है। हमने जिन अंतिम वस्तुओं की चर्चा की थी, उनसे ये भिन्न है कि उत्पादन प्रक्रम का निर्णय आधार है, जिससे उत्पादन में मदद मिलेगी और उत्पादन संभव हो पाएगा। इन पूंजी से वस्तुओं का एक भाग का निर्माण होता है, जो उत्पादन में एक महत्वपूर्ण कारक है। इसमें एक उत्पादक उद्यमी के निवेश किया जाता है, वे उत्पादन प्रक्रम को, उत्पादन को, चक्र को जारी रखने हेतु सक्षम बनाता है। ये पूंजीगत वस्तुएं हैं, इसमें क्रम से आपका टूटी फूटी होती हैं और अंत के अतः समय समय पर इनकी मरम्मत की जाती है। पूंजीगत वस्तुएं क्या हैं? जिनको उत्पन्न जारी रहता है, जिनमें आप निवेश करते हैं और समय समय पर इनकी मरम्मत की जरूरत पड़ती है। किसी अर्थव्यवस्था द्वारा धारित पूंजी स्टॉक को बचाया जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है आंशिक या पूर्ण रूप से, नया रिकॉर्ड किया जाता है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है जिनका अनुकरण किया जाता है। यदि हमारा कुछ टेलीविजन सेट, ऑटोमोबाइल, घरेलू अंतिम उपभोग के विशेषता है, कुछ पूंजीपति जैसे होती हैं, ये टिकाऊ हैं, ये तुरंत अल्पकालिक उपभोग में नष्ट नहीं होती हैं,
इनका जीवन हाल वस्तु संपर्क में लंबा होता है, पौधे टूट फूट होती है, मरम्मत और पुर्जे बदलने के लिए मशीन की तरह है। इनका रखरखाव और पुनः नवीकृत आवश्यक है। इसे हम वस्तु का टिकाऊ या उपभोग वस्तु। किसी अर्थव्यवस्था में दी गई हुई कालिक उत्पादियां सारी अंतिम सेवाएं हम विचार करें तो उपभोक्ता की वस्तुओं के रूप में होता है। पूंजीगत वस्तुओं के रूप में अंतिम वस्तुओं की आर्थिक प्रक्रम को पुनः कोई आपका परिवर्तित नहीं होता है। अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन की एक बड़ी मात्रा अंतिम उपभोग के रूप में समस्त नहीं पर समाप्त नहीं होती। ये पूंजीगत वस्तुएं भी नहीं होती हैं। इन वस्तुओं का उपयोग अन्य उत्पादक सामग्री के रूप में कर सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल निर्माण करने के लिए, इस्पात की चादर बनाने, बर्तन बनाने, तांबे का प्रयोग करने। मध्य वस्तुएं हैं। प्राय उत्पादन को कच्चे माल अथवा आगत के रूप में उपयोग किया जाता है। ये अंतिम वस्तुएं नहीं है, ये आपका फाइनल गुड्स के अंतर्गत नहीं आती। ठीक, तो एक बार देखिए किनको हम फाइनल गुड्स में आपका नहीं रखते। चलिए देख लिया, एक बार पूछिए, पूरा देख लीजिए। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो किसी प्रकार की, पूरा आप जितना हमने पढ़ा है फाइनल गुड्स वगैरह, संकल्पनाएं वगैरह, यहाँ तक कोई भी आपका डाउट है नीचे पूरे में आप देख लीजिए। मैं ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि स्टेप बदल जाएंगे, चीजें थोड़ा आपकी कंफ्यूजिंग ना हो, इसलिए मैं कल आपको इनको नोट भी लिखा दूंगा, तो जितना मैंने पढ़ाया इतना आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, देख लीजिए एक बार। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज का हमारा ये लेक्चर हम इसको विराम देते हैं। कल हम मिलेंगे, इसको पढ़ेंगे दोबारा, मैं आपको समझाऊंगा। और इस बार पूरा चैप्टर से पढ़ा है तो एक हमारी कहानी स्टोरी की तरह हो रही है, तो हम इसको नोट फॉर्मेशन में भी लिखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।